हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। क्लास 10th का हमने क्रैश कोर्स शुरू किया था, जिसका आज लेक्चर नंबर 6 है। लाइट रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन को आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन को अच्छे से समझेंगे। ये होता क्या है, एक बार अगर इस चैप्टर को कंसेप्चुअल तरीके से समझ गए तो फिर क्वेश्चन करना कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि इसमें क्वेश्चन आता है पॉइंट टू पॉइंट, इस पे फॉर्मूले बेस पे। और फॉर्मूले पे जब आता है क्वेश्चन तो करना आसान नहीं होता है जब क्वेश्चन को घुमाया नहीं जाता है। हम सबसे पहले इसमें देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। रिफ्लेक्शन होता क्या है, रिफ्लेक्शन बोलते किसको है। किसी भी प्लेन सरफेस पे, किसी भी चमकीले सतह पे अगर कोई लाइट गिर के फिर बाउंस बैक हो रहा है, दैट फिनोमिना इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन। जैसे अगर हम इसको अंग्रेजी में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम बाय स्मूथ सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मीनिंग ही होता है बाउंस बैक होना। बाउंस बैक होने का मतलब लाइट का रिफ्लेक्ट होके बैक आ जाना उसी मीडियम में जिस मीडियम से लाइट ट्रेवल करके उस मीडियम पे तक आया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट रे, इसको हम इंसिडेंट रे के भी नाम से जानते हैं। इंसिडेंट लाइट हमने यहाँ पे लिख दिया है, जिसको आई, छोटा आई, स्मॉल आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। इंसिडेंट लाइट का मीनिंग होता है लाइट विच फॉल ऑन द सरफेस ऑफ द प्लेन मिरर। जो प्लेन मिरर पे लाइट गिरता है उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको छोटा सा एक इंसिडेंट रे का एग्जांपल देके दिखा रहा हूं। ये समझ लीजिए कोई प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर पे कोई लाइट आया, ये आने वाली जो लाइट है इसी को आई से रिप्रेजेंट करते हैं और इसी को बोलते हैं इंसिडेंट रे। और जो प्लेन मिरर पे, प्लेन सरफेस पे इंसिडेंट रे आने के बाद टकरा के जो वापस चली जाती है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, जिसको हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल आई स्मॉल आर। क्लियर है, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे इज अ पार्ट ऑफ प्लेन मिरर। इंसिडेंट रे को आई से रिप्रेजेंट किया जाता है, रिफ्लेक्टेड रे को आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। इस चैप्टर से क्वेश्चंस बहुत आते हैं। इस चैप्टर से क्वेश्चन पोजीशन पे बहुत ज्यादा आता है। फॉर एग्जांपल अगर हम पोजीशन की बात करें तो ये पूछा जाता है कि अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन इनफाइनाइट पे है तो इमेज का पोजीशन कहां पे बनेगा, इमेज का नेचर कैसा होगा। अगर ऑब्जेक्ट मिरर में भी और लेंस में भी, ये 7 कंडीशंस हैं दोनों में, 6 2 8 8 कंडीशन है। मिरर में 2 है कॉन्वेक्स मिरर का और 6 है कॉनकेव मिरर का। लेंस में भी उल्टा है, इसका कॉन्वेक्स का 6 है, कॉनकेव का 2 है। अगर ये 16 आपने याद कर लिया तो आप समझ लो ये सारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है और सारे बुक में ये टेबल बन के आया रहता है मिरर में और लेंस में। अगर उसको आपने याद कर लिया तो समझ लीजिए इस चैप्टर से 4 नंबर से 5 नंबर आपके झोली में। नेक्स्ट इंसिडेंट लाइट की हम बात कर लिए, जो लाइट फॉल करता है किसी भी स्मूथ सरफेस पे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। अगर हम रिफ्लेक्टेड रे की बात करें, रिफ्लेक्टेड लाइट की बात करें तो उस स्मूथ सरफेस से जो लाइट टकरा के वापस जाता है, मूव्स बैक आफ्टर द रिफ्लेक्शन, इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे हम ऐसे रे को बोलते हैं जो प्लेन मिरर पे इंसिडेंट करने के बाद, टकराने के बाद वापस अपनी दिशा में लौट जाए, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। उसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हम यही से समझेंगे। बीच में एक लाइट होता है जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल। ये क्या करता है सर, ये दिखाता है कि इंसिडेंट रे जिस एंगल से आया है उसी एंगल से वापस जा रहा है। मतलब ये रूल फॉलो करते हैं, ये भी आइडियल होते हैं, रूल फॉलो करते हैं, जितने झुकाव से आएगा उतना ही झुकाव से जाएगा। इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो बिल्कुल बराबर बनेगा, इसी को बोलते हैं एंगल आई और इसको बोलते हैं एंगल आर। और हम इस नियम को बोलते हैं स्नेल लॉ। स्नेल लॉ, स्नेल लॉ का मतलब क्या हुआ है, स्नेल एक साइंटिस्ट का नाम था जिसने इस नियम को बताया था। इसको हम एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर के भी नाम से जानते हैं। ये बहुत प्रचलित है, बहुत फेमस है। ये पूछा जाता है बहुत बार कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, व्हाट इज इट मींस, और उसके 4-5 ऑप्शन दिए रहते हैं, उसमें लिखा रहता है। जैसे अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस के बारे में पूछा होगा तो उसके लिए सही ऑप्शन क्या होना चाहिए, सही ऑप्शन होना चाहिए एंगल बिटवीन the angle between the incident ray and the normal is called as angle of
इंसिडेंस। एंड अगर हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करें, एंगल आर की बात करें, तो एंगल आर का मीनिंग होता है द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का मीनिंग होता है एंगल आर से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ये होता है रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में, जैसे कि यहां पे हम देख सकते हैं इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एंगल आई है जिसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कह रहे हैं, और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में एंगल आर है जिसको हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं मिरर के बारे में। मिरर क्या होता है? अभी तो हमने प्लेन मिरर को जाना, प्लेन मिरर में इंसिडेंट रे जाना, रिफ्लेक्टेड रे जाना, एंगल ऑफ इंसिडेंस जाना, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जाना। अब हम नेक्स्ट देखेंगे मिरर कितने टाइप के होते हैं। एक होता है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर से ही दोनों मिरर बनाए जाते हैं, कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होता है? स्फेरिकल मिरर को अगर हम डिफाइन करें तो स्फेरिकल मिरर के लिए सिंपल डेफिनेशन होगा द हॉलो पार्ट ऑफ एनी ग्लास। किसी भी ग्लास को हम मिरर बना सकते हैं। कैसे? ग्लास चमकीला होता है, स्मूथ होता है, अगर हम उसके पीछे सिल्वरिंग कर दें या एल्यूमिनियम का परत चढ़ा दें या किसी भी डार्क कलर से पेंट कर दें तो वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगा, एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस को ही तो मिरर बोलते हैं। तो हम किसी भी प्लेन, स्मूथ, रिफ्लेक्टिंग एंड चमकीला सतह को हम बना सकते हैं मिरर। जैसे दो टाइप के मिरर होते हैं, स्फेरिकल मिरर से ही बनाया जाता है। स्फेरिकल मिरर से कौन कौन सा मिरर बनाया जाता है? एक कॉन्वेक्स मिरर, दूसरा कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर क्या होता है, इसका इस्तेमाल कहां कहां होता है, इसको भी हम देखेंगे। आप अगर चाहें तो इसको पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट लेके ये एक माइंड मैप बहुत जल्दी रिवाइज करने के लिए, क्विक रिवीजन टाइप आप नोट्स बना सकते हैं। एक बार में पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा विद फॉर्मूला। एंड नेक्स्ट सेशन में हम फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लेके आएंगे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस। इसको नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। स्फेरिकल मिरर के दो टाइप होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस उसका जो होता है वो बल्ज आउट होता है बाहर की तरफ, बाहर की तरफ बल्ज आउट होता है। जैसे कि यहां पे आप देख सकते हैं कॉन्वेक्स मिरर, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये बाहर की तरफ बल्ज आउट है। इसका उपयोग क्या होता है सर? ये करता क्या है? ये किसी भी लाइट को डाइवर्ज कर देता है। डाइवर्ज करने का मतलब क्या होता है? इस समेट के एक जगह दिखा देता है, किसी भी लाइट को एक्सेप्ट कर लेता है, डाइवर्स कर लेता है। इसको साइड मिरर के रूप में यूज किया जाता है किसी भी व्हीकल में। एंड इसका हाईवे पे जो सिक्योरिटी मिरर होता है, जो बाईपास के नीचे लगाया जाता है, किसी भी अंडरपास के नीचे, ताकि एक दूसरे को देख सके, तो वो दूर के भी इमेज को थोड़ा सा मैग्नीफाई करके दिखाता है, जूम करके दिखाता है। कॉन्वेक्स मिरर ये इसका नेचर होता है। इसको हम डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। कॉन्वेक्स मिरर इज ऑल्सो नोन एज डाइवर्जिंग मिरर। नेक्स्ट अगर हम बात करें कॉनकेव मिरर की, कॉनकेव मिरर क्या होता है सर? कॉनकेव मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो कर्व होता है, मतलब अंदर की ओर झुका हुआ होता है। ये अंदर वाले लेयर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है एंड बाहर वाला लेयर जो होता है वो पॉलिश किया होता है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो अंदर की तरफ बल्ज इन है, सॉरी ये कर्व्ड है, मींस झुका हुआ है, और इसका जो बाहरी सतह है जिस पे पॉलिश किया गया है वो बल्ज आउट है बाहर की ओर। जस्ट अपोजिट किसके? कॉन्वेक्स मिरर के। कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल, जैसा कि हम आपको कॉन्वेक्स का बता चुके हैं, साइड लाइट, साइड मिरर के रूप में यूज किया जाता है, हाईवे सिक्योरिटी मिरर के रूप में यूज किया जाता है। वैसे ही कॉनकेव मिरर के कुछ यूजेस हैं। फॉर एग्जांपल टॉर्च, टॉर्च में आगे उस लाइट को ज्यादा दूर तक फैलाने के लिए, कन्वर्स करने के लिए, कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं इसको। ये लाइट को कन्वर्स कर देता है, घुमा देता है। जैसे हम टॉर्च की लाइट यहां से तो बहुत छोटी सी निकलती है लेकिन दूर जाके फैल जाती है, तो उसको बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर टॉर्च में इस्तेमाल होता है, हेडलाइट, बाइक के हेडलाइट में इस्तेमाल होता है, बहुत सारे गाड़ियों के हेडलाइट में इस्तेमाल होता है। और डॉक्टर्स जो हेड मिरर यूज करते हैं, जो डेंटिस्ट डॉक्टर होते हैं या फिर जो थ्रॉट्स के डॉक्टर होते हैं, गले में देखने के लिए एक हेड मिरर यूज करते हैं विद द बैंड, उस मिरर में भी यूज होता है कॉनकेव मिरर। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये आप लोग नोट कर लीजिए, यहाँ पे हम इसको मिटा के आपको एक बड़े फॉर्म में दिखाना चाह रहे हैं कि इंसिडेंस क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रह जाए आपके मन में। यहाँ सामने देख लीजिए आप लोग, ये होता है, आप कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस मान लीजिए, इसको हम मान लेंगे प्लेन मिरर, इसको मान लेंगे हम प्लेन मिरर। प्लेन मिरर पे हम आपको दिखाना चाहते हैं, ये जो लाइट आ रही है बाहर से, इसी को बोलते हैं आई, ओनली आई, स्मॉल आई, नॉट एंगल आई,
एंगल आई की बाद में बात करेंगे अभी। और ये टकराने के बाद वापस जाती है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, ओनली आर, नॉट एंगल आर। अब इसके बीच में इन दोनों को डिवाइड करने के लिए एक वर्चुअल लाइन होता है जिसको बोलते हैं एन, नॉर्मल। क्या बोलते हैं? एन बोलते हैं, जो नॉर्मल होता है। नॉर्मल क्या करता है? डिवाइड करता है दोनों एंगल को, इसलिए इसको हम वर्चुअल इमेज बोलते हैं। इसका यूज बस इतना ही होता है, डिवाइड करके मैथमेटिकली करेक्ट दिखाना, और इसका कुछ भी इस्तेमाल नहीं होता है। यही बताता है कि जो आर है और आई है, इन दोनों का एंगल जो है वो बराबर है। एंगल बराबर है, इसका मतलब क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर है। ये तो नियम भी कहता है, एंगल आई बराबर एंगल आर। एंगल आई बराबर एंगल आर मतलब जितना एंगल इसका होगा, ये अगर 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री ही होगा। ये अगर नीचे की ओर आता है, इसका एंगल बढ़ेगा तो इसका भी एंगल बढ़ेगा। मींस हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, इक्वल होता है। अब हम मिरर के बारे में देखेंगे कि कभी भी किसी भी मिरर इमेज को बनाने के लिए हमको किन किन पैरामीटर्स की रिक्वायरमेंट होती है, जिससे हम किसी भी मिरर को ड्रॉ कर सके इजीली। मिरर ड्रॉ करने में बहुत मुश्किल होता है, बच्चों को कहते हैं बहुत ही हार्ड है। कुछ भी नहीं है अगर आपको सारे पैरामीटर्स याद हैं। सारे पैरामीटर्स याद हो, इसके लिए हम आपके लिए एक ट्रिक लेके आए हैं, इसको याद रखिएगा। जैसे हम पैरामीटर्स को सबसे पहले लाइन से रट लेंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर को आर से रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। रेडियस को स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर को सॉरी सी से रिप्रेजेंट किया जाता है, माफी चाहेंगे। पोल को पी से रिप्रेजेंट किया जाता है। प्रिंसिपल एक्सिस को हमेशा इस लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, अभी हम आपको बता देंगे। प्रिंसिपल एक्सिस एक लाइन होता है। और एंगल ऑफ अपर्चर, ये साइज ऑफ मिरर, एच जो हम मानते हैं, एच या एच डैश, ये हाइट के लिए मानते हैं कि ऑब्जेक्ट का हाइट कितना था, इमेज का हाइट कितना बनेगा। ये अपर्चर्स की बात कर रहा है, कैसा अपीयर होगा। प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस एफ को बोलते हैं। फोकल लेंथ स्मॉल एफ को बोलते हैं, ये कैपिटल एफ, ये स्मॉल एफ। अब इन सब का हम इस्तेमाल करके आपको दिखाते हैं कॉनकेव मिरर के लिए। यहां हम साइन कन्वेंशन बता देते हैं आपको। साइन कन्वेंशन वहां भी है, एक बार हम यहां भी देख लेते हैं। जैसे हम इमेज बनाना सीख रहे हैं, हम क्या बना रहे हैं? कॉनकेव मिरर बना रहे हैं। कॉनकेव मिरर का सबसे पहले तो हमको डेफिनेशन याद होना चाहिए कि उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा होता है। उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व इन होता है। तो जब उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व इन होगा, इट मींस कि जो कर्व आउट है उसको हम पॉलिश कर देंगे। ठीक है, पॉलिश कर दिया। पॉलिश करने के बाद हमने अभी देखा कि उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होना चाहिए। सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां होता है सर? सेंटर ऑफ कर्वेचर प्रिंसिपल एक्सिस पे होता है। प्रिंसिपल एक्सिस पे ही फोकस भी होता है, मुख्य फोकस, और इसी पे फोकल लेंथ भी होता है, इसी पे मुख्य अक्ष भी होता है, जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस इसी लाइन को कहते हैं। और सेंटर से पीछे होता है सर इनफाइनाइट। सेंटर से पीछे कहीं से भी ऑब्जेक्ट का इमेज अगर किसी भी मिरर पे बन रहा है, इट मींस कि वो ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है? इनफाइनाइट पे रखा हुआ है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। रिफ्लेक्शन की बात तो हमने कर ली, रिफ्लेक्शन की कुछ बातें और बची हुई है, उसको भी इधर कंप्लीट कर लेते हैं। कॉनकेव मिरर का फॉर्मूला क्या होता है? कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स का दोनों का फॉर्मूला हमने लिख दिया है मिरर का यहाँ पे। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। f क्या होता है, v क्या होता है, u क्या होता है, ये तो आप जानते ही होंगे। ये फोकस होता है, v इमेज की डिस्टेंस, कहां से? किसी भी मिरर से इमेज कितना दूरी पे बनेगा उसका डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम द पोल, डिस्टेंस फ्रॉम द पोल, एंड पोल इज रिप्रेजेंटेड बाय p। एंड ये u क्या होता है? ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है। ऑब्जेक्ट कहां से, ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन मिरर पे कहां से आ रहा है? फोकस से आ रहा है, सेंटर से आ रहा है, सेंटर या फोकस के बीच से आ रहा है, या फोकस के पीछे इनफाइनाइट से आ रहा है। ये बताता है u बताता है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, और ये फोकस बताता है। m से क्या होता है? m होता है सर मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है? जब हमको हाइट पता करना होता है, किसका हाइट? या तो ऑब्जेक्ट का हाइट या तो इमेज का हाइट, तब हम मैग्निफिकेशन का यूज करते हैं। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है -v/u। हमेशा हम मैग्निफिकेशन में जब भी इमेज को लेते हैं, माइनस में लेते हैं, निगेटिव में लेते हैं। साथ साथ साइन कन्वेंशन देख लीजिए। और अगर यही मिरर में मैग्निफिकेशन निकालना है तो h'/h मैग्निफिकेशन के लिए इसमें डायरेक्ट लिखा हुआ है। h' का मतलब होता है इमेज का हाइट, और h का मीनिंग होता है ऑब्जेक्ट का हाइट।
नेक्स्ट साइन कन्वेंशन ध्यान से देख लीजिए। साइन कन्वेंशन में बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को। क्या कंफ्यूजन होता है कि हम कैसे प्लस और माइनस का चुनाव करें, कैसे ऑप्शन को सिलेक्ट करें, हमको कैसे पता चलेगा कि कहाँ इमेज बनेगा तो कौन सा साइन लेंगे और कहाँ ऑब्जेक्ट होगा तो कौन सा साइन लेंगे, कॉनकेव होगा तो क्या करेंगे, कॉन्वेक्स होगा तो क्या करेंगे। कुछ भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, हम अभी आपको याद करवा देते हैं 2 मिनट। सामने देखिए ध्यान से। अगर हम साइन कन्वेंशन की बात करें, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर में आपको सामने इमेज दिख रहा है। इमेज में अगर मिरर के ऊपर, मिरर ये सामने है, ऊपर की तरफ कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है या इमेज बन रहा है, वो सारे के सारे पॉजिटिव में आएंगे। अगर राइट हैंड की तरफ रखा है या बन रहा है, ऑब्जेक्ट रखा हो या इमेज बन रहा हो, दोनों कंडीशन में हम उसको पॉजिटिव में लेंगे। अगर ऑब्जेक्ट मिरर के लेफ्ट साइड में रखा हो तो निगेटिव में लेंगे, या अगर मिरर के इनवर्स बन रहा हो, इनवर्स इट मींस प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की ओर अगर इमेज बन रहा हो या नीचे की ओर ऑब्जेक्ट रखा हो तो उसको हमेशा निगेटिव में लेंगे। और सेम एज इट इज हम यही कॉन्वेक्स में भी लेते हैं, नीचे की ओर निगेटिव, ऊपर की ओर पॉजिटिव, राइट की ओर पॉजिटिव, लेफ्ट की ओर निगेटिव। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, दोनों में सेम है। बस एक चीज का अंतर है दोनों में, फोकस का। इसको ध्यान रखिएगा, दोनों में फोकस का अंतर है। हमेशा और हमेशा कॉनकेव मिरर में जो फोकस लेंगे, एफ को मानेंगे, वो माइनस में मानेंगे, निगेटिव में मानेंगे। एंड जो कॉन्वेक्स मिरर होगा, उस कॉन्वेक्स मिरर को हमेशा पॉजिटिव में लेंगे। और ये फॉर्मूला कुछ है मिरर का और लेंस का, साथ ही साथ इसको भी याद करिएगा और याद रखिएगा। हमेशा ये फॉर्मूला बेसिस सवाल आता है, कभी डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। आप बस अपना एनसीईआरटी प्रैक्टिस कर लोगे, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल पढ़ के चले जाओगे, समझ के चले जाओगे, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट हम जो टॉपिक लेके आएंगे, नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा इस चैनल पे, वो हम आपको कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाएंगे लेंस फॉर्मूले पे भी और मिरर फॉर्मूले पे भी। तो ये कुछ फॉर्मूला है, याद रखिएगा। लेंस में निगेटिव होता है और मिरर में पॉजिटिव होता है। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, एंड लेंस में 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन मिरर में माइनस v/u लिया जाता है। और यहाँ पे रेडियस निकालने के लिए, रेडियस निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है 2 into f। 2 into f इट मींस फोकस दूरी का दोगुना रेडियस होता है। यहां पे आप देख सकते हैं, ये है अगर सेंटर, तो रेडियस का मीनिंग क्या होता है सर? रेडियस का मीनिंग होता है कि सेंटर का आधा। तो यहां पे कहीं पे रेडियस होगा तो आपको दिख रहा है ना, ये है फोकस और फोकस का दोगुना, मतलब रेडियस बराबर फॉर्मूला होता है f into 2। इसी को अगर हम उल्टा कर दें, फोकस का पूछ ले तो रेडियस का आधा r/2। दो फॉर्मूला आपके सामने हैं, ये याद रखिएगा कि अगर रेडियस दे दिया हो और फोकस का पूछ रहा हो कि फोकस का डिस्टेंस कितना होगा, तो r बराबर f into 2 सिंपल। और अगर फोकस पूछ रहा हो और रेडियस का वैल्यू दिया हो तो f इज इक्वल टू r/2, एज सिंपल एज दैट। नेक्स्ट ये है, ये था रिफ्लेक्शन। अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा रिफ्रैक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, इस चैप्टर का नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन वो होता था जो जिस एंगल से आया उसी एंगल से चला गया, और ये केवल मिरर में होता था। कौन कौन से मिरर में? प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर। अब हम देख रहे हैं रिफ्रैक्शन। व्हाट इज रिफ्रैक्शन? रिफ्रैक्शन हमेशा दो मीडियम के बीच में होता है। सर ये मीडियम क्या होता है? हमेशा हम लाइट को ट्रेवल करवाते हैं तो कभी कभी मीडियम चेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एयर से वाटर में, जब भी हम हवा में खड़े होके टॉर्च को नदी में या किसी पानी में जलाते हैं तो उसकी लाइट जो होती है वो हल्की सी बेंड हो जाती है, और उसी बेंडिंग पर्पस को कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इट मींस बेंडिंग ऑफ लाइट एट द इंटरफेस ऑफ टू डिफरेंट मीडियम इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। फॉर एग्जाम्पल हम हवा में खड़े होकर टॉर्च को पानी में जला रहे हैं तो पानी में लाइट थोड़ा सा बेंट हो जाता है, और ये रिप्रेजेंट करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट। सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट, लाइट जब मीडियम बदल रहा है, हवा से पानी में जा रहा है तो कितना बेंट हो रहा है, वो बेंट होने की टेंडेंसी को ही बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इट रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट। ये बेंडिंग ऑफ लाइट के एक्सटेंट को बताता है, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हमको अगर स्पीड निकालना हो,
मीडियम में अलग अलग कि लाइट का स्पीड क्या है, ज्यादा तेज लाइट किस में कवर करता है, वाटर में या एयर में, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, सिंपल फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। इससे हमारा क्या निकल के आ जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू, इसी को अगर हम लिखें 2v2 बाई 2v2 बाई 1v1। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है कि सेकेंड मीडियम में लाइट की वेलोसिटी कितनी होगी, फर्स्ट मीडियम में लाइट की वेलोसिटी कितनी होगी। इस वेलोसिटी को जब डिफाइन करेंगे तो हमारे पास निकल के आ जाएगा रिफ्रैक्शन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आप इसको अच्छे से रिवाइज करिएगा, और अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो, कुछ प्रोडक्टिव लगा हो, कुछ समझ में आया हो, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। फर्दर अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अच्छे से तैयारी करें। बोर्ड एग्जाम बहुत पास है, और बिल्कुल दोस्ती जारी, खेल वेल सब छोड़ के बस 1 महीने की बात है। अपने आप को अच्छे से लगाइए और अच्छा रिजल्ट ले आइए, और अपने फैमिली वालों को, अपने मम्मी पापा को खुश रखिए। थैंक यू सो मच।